गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में बच्चों अपन पढ़ेंगे खनिज पदार्थ के बारे में। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि लास्ट क्लास के अंदर बच्चों अपन ने डिस्कस किया था दूध के संगठन के बारे में, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि दूध जो होता है उसके संगठन की यदि हम बात करते हैं तो दूध के अंदर आपके मुख्य रूप से दुग्ध वसा पाई जाती है। इसके अलावा उसके अंदर दुग्धम होता है जो आपके एसएनएफ जो होता है, आपके नॉन सैचुरेटेड जो फैट होती है उसके अंदर पाया जाता है। फिर अपन ने प्रोटीन के बारे में बात कर ली थी और विशेष रूप से कैसीन प्रोटीन की बात की थी। अब हम दूध के संगठन के अंदर ही हम बात करते हैं खनिज पदार्थ के बारे में कि जो दूध का संगठन अपन चल रहा था टॉपिक, उसको अपन हेडिंग या नोट कर लेते हैं कि दूध का संगठन। दूध के संगठन में बच्चों अपने को बात करनी है, दूध के संगठन में अपने को बात करनी है आज, जिसका नाम है खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ दूध में ये पाए जाने वाले खनिज पदार्थों की यदि हम बात करें तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सामान्यतः खनिज पदार्थ जो होते हैं वो ऊर्जा प्रदान करने का काम नहीं करते हैं, अर्थात खनिज पदार्थों से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन जो खनिज पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी सूक्ष्म क्रियाओं को संपादित करते हैं जिस कारण खनिज पदार्थ हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। तो आपको ध्यान रखने की बात है कि खनिज ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर के अंदर अत्यंत आवश्यक होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ नोट कर देता हूँ ये खनिज पदार्थ शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। खनिज पदार्थ जो होते हैं वो शरीर में क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो लेकिन खनिज पदार्थ हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। खनिज पदार्थ जो होते हैं वो हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर कई ऐसे कार्य करते हैं जिनका हमारे शरीर में बहुत अधिक महत्व होता है। जैसे हम बात करें तो दुग्धम के अंदर अर्थात जो दूध होता है उसके अंदर 0.70 से लेकर 0.90% तक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। दूध की यदि हम बात करें तो दूध में 0.70% से 0.90% तक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। 70 से 90% के बीच जो खनिज पदार्थ होते हैं वो आपके कहाँ पाए जाते हैं, वो आपके किस में पाए जाते हैं बच्चों, वो पाए जाते हैं आपके दूध के अंदर। आगे हम बात करें तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम जो खनिज होते हैं वही आपके दूध के अंदर पाए जाते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन मुख्य रूप से कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीज आदि खनिज दूध में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो ही क्या होते हैं, किस खनिज पदार्थ होते हैं वो दूध के अंदर पाए जाते हैं। आगे हम बात करें तो खनिज पदार्थों की उपयोगिता की अगर हम बात करते हैं तो देखो बच्चों यहाँ पर नोट कर लेते हैं खनिज पदार्थों की उपयोगिता। खनिज पदार्थों की
उपयोगिता। खनिज पदार्थों की उपयोगिता की हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं बच्चों कैल्शियम की, फास्फोरस की। तो ये दोनों खनिज ऐसे हैं जो हड्डी व हमारे शरीर में जो मसल्स होती हैं, दांत होते हैं, उनके निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। फास्फोरस और आपके जो कैल्शियम होता है वो हड्डी, दांत व मसल्स के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। कैल्शियम व फास्फोरस हड्डी, दांत व कैल्शियम फास्फोरस हड्डी, दांत व मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होता है। ये आपके जो मसल्स होती हैं, हड्डियां जो होती हैं, उन हड्डियों के, दांतों के और मांसपेशियों के निर्माण के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है वो काफ़ी उपयोग में आता है। इसके अलावा ये जो खनिज होते हैं जो हमारे शरीर की कंकाल जो होते हैं उसका निर्माण करते हैं, और कंकाल जो होता है वो हमारे शरीर का ढांचा होता है, शरीर को आकार प्रदान करने का काम करता है। खनिजों से ही मानव कंकाल का निर्माण होता है। खनिजों से ही मानव कंकाल का निर्माण होता है, जो शरीर का ढांचा होता है। शरीर का ये ढांचा होता है, और ये मुख्य रूप से क्या होता है बच्चों, ये हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। आगे हम बात करें तो बच्चों कैल्शियम और फास्फोरस की यदि हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो बच्चों के अंदर रिकेट्स और बड़ों के अंदर ओस्टोमेलासिया रोग हो जाता है। कैल्शियम की कमी से बच्चों में रिकेट्स व वयस्कों में बड़ों में ओस्टोपोमेस्टिया रोग हो जाता है। यह सामान्यतः खनिज पदार्थ और मुख्य रूप से जो कैल्शियम होता है उसकी कमी के कारण होने वाला रोग है। आगे हम बात करें तो बच्चों पोषक तत्वों की दूध में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ संगठन की हम बात कर रहे थे, और उसे अंदर ही आपके एक और जो संगठन है उसके अंदर पाया जाता है विटामिन। अर्थात दूध के अंदर कौन से विटामिन होते हैं इसके बारे में भी अपन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, विटामिन की अगर हम बात करें तो दूध के अंदर वसा में घुलनशील विटामिन सामान्यतः एडेक जो होता है वो पाया जाता है, और जल में घुलनशील जो विटामिन होता है सी व बी, वो उसका कॉम्प्लेक्स जो होता है बी का वो भी पाया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि सभी विटामिन जो होते हैं वो दूध के अंदर पाए जाते हैं। दूध में वसा विले, एडेक, विटामिन व जल विले सी व बी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। जल विलेय सी व बी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, और दूध में क्या होता है वसा विलेय एडेक जो होता है वो पाया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बच्चों किण्वक अर्थात जो एंजाइम होते हैं वो भी दूध के अंदर पाए जाते हैं। कार्बनिक एंजाइम की यदि हम बात करें तो लैक्टोज पाया जाता है, फास्फेट पाया जाता है, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम भी दूध के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ मैं नोट कर देता हूँ कि एंजाइम जो होते हैं
वो एंजाइम कौन से पाए जाते हैं? तो कार्बनिक एंजाइम, लैक्टोज, माल्टोज, एमाइलेज आदि एंजाइम पाए जाते हैं। ये आदि एंजाइम जो होते हैं वो दूध के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो अगला जो संगठन है वो है बच्चों जल। दूध में जल भी पाया जाता है। जल की यदि हम बात करें तो बच्चों 83% जो जल होता है वो दूध के अंदर पाया जाता है। दूध के अंदर जल पाया जाता है और जल की जो मात्रा होती है वो बच्चों लगभग 83% तक हो सकती है। और ये जो दूध होता है ये जो जल होता है वो अलग अलग प्रकार की नस्लों जातियों के आधार पर अलग अलग प्रकार की दूध की मात्रा होती है। भैंस के दूध में बच्चों 83% आपके जल हो सकता है, जबकि गाय के दूध के अंदर 86% तक जल हो सकता है। अपन यहाँ बात करते हैं कि सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है दूध में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है भैंस के दूध में 83%, जबकि गाय के दूध में 86% जल पाया जाता है। 83% जो जल होता है वो आपके गाय के दूध के अंदर पाया जाता है। आगे हम बात करें तो ये हो गया बच्चों आपके दूध के रासायनिक संगठन की बात। आगे हम देखते हैं दूध की जो प्रकार होता है, दूध के रासायनिक संगठन जो होता है वो किन कारकों के द्वारा प्रभावित होता है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनके द्वारा दूध का रासायनिक संगठन प्रभावित हो सकता है, इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक। देखो बच्चों, दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारकों की हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो दूध के रासायनिक संगठन को प्रभावित करते हैं। पहले कारक की हम बात करें तो वो है पशु की जाति, अर्थात विशेष प्रजाति का जो जीव होता है उसका संगठन, दूध के संगठन अलग अलग प्रकार का होता है। स्तनधारियों में दूध देने वाली कई जातियां होती हैं और इन अलग अलग जातियों के दूध का जो संगठन होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। अपन यहाँ नोट करते हैं, पहला है पशु की जाति। पशु की जाति की बच्चों अगर हम यहाँ बात करें तो आपके कई प्रकार के पशु होते हैं। उन पशुओं की जाति अलग अलग होती है, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है। तो इन अलग अलग जातियों का जो दूध होता है उसका रासायनिक संगठन जो होता है वो बच्चों अलग अलग प्रकार का हो सकता है। इसके अलावा दूसरा कहना है वह है पशु की नस्ल। पशु की जो नस्ल है, पशु की नस्ल जो है वो भी एक कारक है जो दूध के संगठन को प्रभावित करती है। जैसे हम बात करें भैंस की, तो भैंस की कई नस्लें होती हैं, अलग अलग नस्ल की जातियां होती हैं भैंस की। अब ये जो भैंस होती हैं उसकी अलग अलग नस्ल की जो भैंसें होंगी उसके दूध का संगठन भी अलग अलग होता है। जैसे हम बात करें तो मुर्रा भैंस जो होती है उसके दूध के संगठन की यदि हम बात करें तो उसके अंदर फैट की मात्रा जो होती है वो नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा हम बात करें तो पशु की जो आयु होती है वो भी
दूध के संगठन को प्रभावित करती है पशु की आयु। पशु की आयु की अगर हम बात करें तो देखो बच्चों, आयु बढ़ने के साथ साथ पशु की दूध उत्पादन क्षमता होती है वो बढ़ने लगती हैं, और साथ में उसका जो दूध का संगठन होता है उसमें भी अंतर देखने को मिल जाता है। सामान्यतः ऐसा होता है कि जैसे जैसे पशु की आयु बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दूध देने की क्षमता पशु की बढ़ती जाती है, और साथ ही में जो पशु होता है उसकी दूध में भी जो संगठन है उसमें भी बदलाव देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात करें तो पशु को दिए जाने वाला जो चारा होता है वो चारा भी क्या करता है, दूध के संगठन को प्रभावित करता है। पशु का चारा, पशु का चारा कैसा होता है इसके बारे में हम बात करें तो बच्चों, सामान्यतः यदि पशु को के साथ दो प्रकार का चारा खिलाए जाते हैं, या तो हरा चारा होता है या फिर सूखा चारा होता है। तो सामान्यतः इसके अलावा पशुओं को खिलाए जाने वाले जो पौष्टिक तत्व होते हैं, जैसे उसको जो बांट खिलाया जाता है, बिनोला खिलाया जाता है, वो भी दूध के संगठन को प्रभावित कर देता है। इसके अलावा अगला जो कारक है वो है मौसम का प्रकार। मौसम का प्रकार, मौसम का जो प्रकार होता है वो भी बच्चों दूध के संगठन को प्रभावित करता है। सामान्यतः ये देखने में आता है कि बरसात के समय हरा चारा ज़्यादा खाने के कारण दूध की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, और गर्मियों के समय में जो दूध होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है। सर्दियों में जो दूध होता है उस दूध में फैट की जो मात्रा होती है, वसा की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा हो जाती है, और गर्मियों के अंदर फैट की जो मात्रा होती है वो कम पाई जाती हैं। इसके अलावा बीमारियों का जो प्रभाव होता है वो भी आपके पशुओं में देखने को मिलता है। बीमारियों का प्रभाव, देखो बच्चों, एक स्वस्थ पशु यदि होता है तो स्वस्थ पशु में दूध का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होता है, जबकि एक यदि अस्वस्थ पशु है, उसके अंदर किसी प्रकार की बीमारी है, तो इस स्थिति के अंदर जो पशु होता है उसके अंदर आपके दूध उत्पादन क्षमता, दूध के संगठन में अंतर देखने को मिलता है। इसके अलावा है ब्यात की अवस्था। ब्यात की अवस्था भी बच्चों क्या करती है, प्रभावित करती है। ब्यात की अवस्था, ब्यात की अवस्था की अगर हम बात करें तो पशु के ब्यात की जो अवस्था होती है वो क्या करती है, दूध के संगठन को प्रभावित करती है। प्रारंभ में, ब्यात के प्रारंभ में देखने को मिलता है कि पशु जो होता है उसमें दूध में वसा की मात्रा कम होती है। जैसे जैसे समय गुजरता जाता है ब्यात के बाद, तो पशु के दूध के अंदर जो वसा की मात्रा होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और अंत में ज़्यादा मात्रा में वसा की मात्रा हो जाती है। इसके अलावा दूध के दोहन की अवधि जो होती है वो भी दूध के संगठन को प्रभावित करती है। दूध के दोहन की अवधि, दूध के दोहन की जो अवधि होती है वो क्या करती है बच्चों, वो भी पशुओं के दूध के संगठन को प्रभावित करती हैं। यदि पहले और दूसरे अगर निश्चित समय के बाद दूध का दोहन किया जाता है तो रासायनिक संगठन समान होता है, लेकिन यदि दो दूध के दोहने का जो समय होता है, अंतराल जो होता है वो अलग अलग होता है, तो उसका रासायनिक संगठन भी अलग अलग हो जाता है। जैसे यदि हम बात करें तो सुबह का जो दूध होता है भैंस का, वो शाम के दूध की तुलना में ज़्यादा होता है पशुओं के अंदर। सुबह पशु ज़्यादा दूध देते हैं और शाम के समय पशु जो होते हैं वो कम मात्रा के अंदर दूध देते हैं। यह सामान्यतः देखने में आता है। ये बच्चों दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक थे जिनके टॉपिक मैंने लिख दिए हैं, आपको डिस्कस करके समझा दिया है। नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आज की क्लास अपनी यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास लेंगे अपन, उसमें नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।